Hey everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to Life Science Pathshala. My name is Astha Goswami and today I will discuss hybridoma technique which is used for monoclonal antibody production. Okay, and I will discuss also their applications too. Okay, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. उससे पहले मैं आपको अपना क्वालिफाइंग इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी. I have completed MSc in Botany, CSIR JRF with All India rank 164, SCR JRF and also am GATE qualified. तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोज़ हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं. जितने भी एग्ज़ाम्स हैं लाइक गेट, CSIR, नेट, DBT, ICR, तो मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं और उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगी. आप वहाँ जाके ईज़िली वीडियोस को देख सकते हैं. ठीक है, काफ़ी बेनिफिशियल है वो, तो आप देख लीजिएगा. और हाइब्रिडोमा टेक्निक के बारे में अगर हम बात करें तो हाइब्रिडोमा टेक्निक से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है. तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं. ठीक है, तो मैं आपको ब्रीफ में एंटीबॉडी का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. तो एंटीबॉडीज़ जो होते हैं ये एक स्पेशलाइज्ड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं. ठीक है, एंटीबॉडी का नेचर क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. और ठीक है, एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एक्टिवेटेड बी सेल्स. ओके, तो एंटीबॉडीज जो होते हैं वो नेचर क्या होता है इनका, ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं और प्रोड्यूस्ड होते हैं किससे, एक्टिवेटेड बी सेल से, मेनली प्लाज्मा सेल से. मतलब जब बी सेल एक्टिवेट होता है तो वो डिफ्रेंशिएट होता है प्लाज्मा सेल में एंड मेमोरी सेल में. ठीक है, तो जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वही बनाते हैं एंटीबॉडीज़. ठीक है, एंड इन रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन दैट ट्रिगर्स इट्स प्रोडक्शन. ठीक है, जब कोई फॉरेन एंटीजन अटैक करता है हमारी बॉडी में तो बी सेल एक्टिवेट होते हैं और वो डिफ्रेंशिएट होते हैं प्लाज्मा सेल एंड मेमोरी सेल में, और ये प्लाज्मा सेल फिर एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, और एंटीबॉडी का नेचर क्या होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के होते हैं. ओके, एंड ऑल्सो कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स. जो एंटीबॉडी है इनको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहा जाता है. क्यों, बिकॉज दे इम्यूनोलॉजिकली रिएक्ट विथ एंटीजन. ये इम्यून सिस्टम का पार्ट है. ठीक है, और इम्यूनोलॉजिकली रिएक्ट करते हैं एंटीजन से, इसी वजह से इन्हें इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहा जाता है. ठीक है, और ये किस शेप के होते हैं एंटीबॉडीज़, वाई शेप के. आप देख सकते हैं एंटीबॉडी का जो शेप होता है ऐसे होता है. ठीक है, ऐसे ये. ओके, ये शॉर्ट चेन है और ये लॉन्ग चेन है, ये वाला. ठीक है, तो अब बात करते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में. मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आर मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडी. मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, स्पेसिफिक. ये सिंगल स्पेसिफिक एंटीबॉडी हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर सिंगल टाइप के एपिटोप के लिए स्पेसिफिक होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़. ठीक है, these antibodies are produced from clone of single B lymphocyte directed against a single antigenic determinant or epitope. ठीक है, मतलब जो एंटीबॉडी है ये प्रोड्यूस होता है किससे, ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये एक सिंगल बी लिम्फोसाइट के क्लोन से, एक सिंगल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि एक सिंगल बी लिम्फोसाइट के क्लोन से प्रोड्यूस होता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. ठीक है, और किसके अगेंस्ट काम करता है, ये एक सिंगल एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या फिर एपिटोप के अगेंस्ट ये काम करता है. मतलब एक सिंगल बी सेल के क्लोन से ये बनेगा. ठीक है, और काम किस पे करेगा, एक सिंगल ही टाइप के एंटीजेनिक डिटरमिनेंट या एपिटोप के अगेंस्ट ये काम करेगा. एपिटोप क्या होता है, एपिटोप एंटीजन पे पाया जाता है जो कि किसके साथ बाइंड करता है, एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ बाइंड करता है. ठीक है, तो ये हो गया मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. अब अगर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पढ़ा है तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी क्या होता है ये भी जानना ज़रूरी है. तो यहाँ पे मैंने कुछ ब्रीफ कैरेक्टर्स के डिफाइन किए हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के. तो जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है ये कौन प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल टाइप का बी सेल
जो है इन्वॉल्व होता है इसके प्रोडक्शन में, जबकि पॉलीक्लोनल में क्या होता है, मेनी डिफरेंट टाइप के बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, उसके बाद एपिटोप की बाइंडिंग की बात करें तो मोनोक्लोनल में एक सिंगल टाइप का, एक केवल वन टाइप, मतलब एक सिंगल टाइप का एपिटोप ही बाइंड करेगा मोनोक्लोनल से, जबकि पॉलीक्लोनल में बहुत सारे एपिटोप बाइंड कर सकते हैं, एक सिंगल एंटीजन के बहुत सारे एपिटोप्स बाइंड कर सकते हैं, इसीलिए पॉलीक्लोनल है। ठीक है, एंड क्रॉस रिएक्टिविटी की बात करें, मैं कुछ टर्म्स से इंपॉर्टेंट, ये क्रॉस रिएक्टिविटी हो गई और भी सारी चीज़ें, तो मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपसे डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो अभी इतना ही जानिए, जो क्रॉस रिएक्टिविटी है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में नहीं होती है, जबकि पॉलीक्लोनल में होती है। ठीक, स्पेसिफिसिटी की बात करें तो जो मोनोक्लोनल है वो एक सिंगल ही टाइप के एपिटोप से बाइंड करता है, इस वजह से इसकी स्पेसिफिसिटी काफ़ी हाई होती है, जबकि पॉलीक्लोनल की लो होती है। ओके, पॉलीक्लोनल की लो होती है और मोनोक्लोनल की हाई होती है। ठीक है, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल के, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैंने अभी बताया, मोनोक्लोनल जो है ये एक सिंगल बी सेल क्लोन से डिराइव्ड होता है, जबकि पॉलीक्लोनल जो है नाम में ही है कि ये डिफरेंट टाइप के बी लिम्फोसाइट्स लाइन से प्रोड्यूस किया जाता है। फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्शन, मोनोक्लोनल का प्रोडक्शन जो है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, यह हाइब्रिडोमा टेक्निक से प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि पॉलीक्लोनल जो है इनएक्सपेंसिव प्रोडक्शन है। ठीक है, और फिर क्या है, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी। ठीक है, प्रोडक्शन तो अच्छा खासा लार्ज क्वांटिटी में होगा, बट स्पेसिफिक एंटीबॉडी होंगे ये। ठीक, और पॉलीक्लोनल का भी लार्ज क्वांटिटी होता है, बट नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ हैं ये। ठीक, फिर क्या है, रिकॉग्नाइज अ सिंगल एपिटोप ऑन एन एंटीजन, मतलब एक एंटीजन के एक सिंगल ही एपिटोप को रिकॉग्नाइज कर सकता है मोनोक्लोनल, जबकि पॉलीक्लोनल क्या करता है, रिकॉग्नाइज मल्टीपल एपिटोप्स ऑन एन एंटीजन, एक एंटीजन पे मल्टीपल एपिटोप को रिकॉग्नाइज कर सकता है पॉलीक्लोनल। ठीक है, उसके अलावा क्या है, प्रोडक्शन इज कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म वंस द हाइब्रिडोमा इज मेड, एक बार जब हाइब्रिडोमा सेल बन जाता है तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी यूनिफॉर्म मैनर में एंड कंटिन्यूअसली लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होता है, जबकि पॉलीक्लोनल के साथ ऐसा नहीं है, ये वेरी करता है, कंपोजिशन के अकॉर्डिंग वेरी करता है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इनेबल दी डेवलपमेंट ऑफ सिक्योर इम्यूनोएसे सिस्टम, ये काफ़ी यूज़फुल टूल है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, जो कि इम्यूनोटेक्निक में यूज़ किया जाता है। ठीक है, काफ़ी सारे डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, जबकि जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी है इट इज़ नॉट पावरफुल टूल फॉर क्लिनिकल डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, ये कुछ खास यूज़ नहीं किया जाता है डायग्नोस्टिक टेस्ट में, जबकि मोनोक्लोनल अच्छा खासा यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कुछ डिफरेंसेस थे मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ के। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है हाइब्रिडोमा टेक्निक से। ठीक, तो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक की, लेकिन उससे पहले, क्योंकि हाइब्रिडोमा टेक्निक में बी सेल और माइलोमा सेल का यूज़ होता है एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने के लिए, तो हाइब्रिडोमा टेक्निक पे जाने से पहले मैं आपको बी सेल और माइलोमा सेल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ, जिन्हें आप अपने माइंड में रखिए, ताकि जब मैं टेक्निक डिस्कस करूँ तो आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो बी सेल की खास प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बी सेल्स हैज़ द एंजाइम HGPRT बट बी सेल्स डाई सून, मतलब जो बी सेल्स हैं इनके पास एक एंजाइम होता है HGPRT, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम है, और ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है, HGPRT एंजाइम न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो हमारा सेल्स है, हमारे सेल्स में न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस दो पाथवे से होती है, साल्वेज पाथवे से, ठीक है, एंड डी नोवो पाथवे से। ठीक, ये दोनों पाथवेज हमारा सेल फॉलो करता है और न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस करता है। जो HGPRT सेल है, सॉरी जो एंजाइम है HGPRT, ठीक है, बी सेल के पास ये एंजाइम होता है, और ये HGPRT एंजाइम यूज़ किया जाता है साल्वेज पाथवे में न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के लिए। ओके, तो आप याद रखिए कि जो बी सेल है इसके पास HGPRT एंजाइम होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गेट में तो काफ़ी फ्रिक्वेंटली इससे क्वेश्चन आते हैं, DBT में भी आता है और CSIR में भी आता है।
तो आप इसे याद करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। और उसके अलावा क्या है इसकी प्रॉपर्टी, दे डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू ग्रो इनडेफिनेटली बिकॉज ऑफ देयर लिमिटेड टाइम स्पेन। जो बी सेल है ये इनडेफिनेटली ग्रोथ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ स्पेन जो है लिमिटेड होती है, ठीक है। केवल कुछ दिनों तक ये जिंदा रह सकता है, इसी वजह से ये इनडेफिनेटली ग्रोथ नहीं कर सकता है। ओके, अब माइलोमा सेल की बात करते हैं। These cells do not have the enzyme hypoxanthine, मतलब HGPRT का फुल फॉर्म है हाइपोजेंथीन गुआनिन फास्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज, ठीक है। अभी मैंने बताया बी सेल जो है उसके पास HGPRT होता है, जबकि माइलोमा सेल के पास HGPRT नहीं पाया जाता, ठीक है, याद रखिए इसको। फिर ये एंजाइम कहाँ यूज़ किया जाता है, दिस एंजाइम इनेबल्स सेल्स टू सिंथेसाइज प्यूरिन्स यूजिंग एन एक्स्ट्रा सेलुलर सोर्स ऑफ हाइपोजेंथीन एज अ प्रिकर्सर। मतलब जो साल्वेज पाथवे है उसमें HGPRT एंजाइम यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ हाइपोजेंथीन एक प्रिकर्सर के रूप में यूज़ किया जाता है ताकि प्यूरिन्स की सिंथेसिस हो सके, ठीक है। और ऑर्डिनरली द एब्सेंस ऑफ HGPRT इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द सेल्स बिकॉज cells have an alternate de novo pathway that they can use to synthesize purines। अभी मैंने बताया कि जो सेल्स हैं वो दो पाथवे यूज़ करते हैं, एक साल्वेज पाथवे जिसमें HGPRT एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है और दूसरा है डी नोवो पाथवे जिसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि जो सेल्स होते हैं अगर उनमें HGPRT एब्सेंट भी हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सेल के पास एक अल्टरनेट पाथवे होता है जिसको डी नोवो पाथवे कहा जाता है, जिससे प्यूरिन की सिंथेसिस ईजिली की जा सकती है, ठीक है। बट माइलोमा सेल में HGPRT एब्सेंट होता है, ठीक है। अब हाउएवर व्हेन सेल्स आर एक्सपोज्ड टू एमिनोप्टेरिन अ फॉलिक एसिड एनालॉग, ठीक है, एमिनोप्टेरिन इंपॉर्टेंट है, दे आर अनेबल टू यूज डी नोवो पाथवे एंड नाउ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन HGPRT फॉर सर्वाइवल। मतलब इस पैराग्राफ में ये बोला जा रहा है कि अगर जो सेल्स हैं, अगर किसी भी सेल को, हमारे सेल को अगर एमिनोप्टेरिन से ट्रीट कर दिया जाए, ठीक है, अगर एमिनोप्टेरिन से उसको ट्रीट किया जाए तो क्या होगा कि दे आर अनेबल टू यूज़ डी नोवो पाथवे। क्यों? क्योंकि जो एमिनोप्टेरिन है ये बेसिकली एक बोले तो एक फॉलिक एसिड एनालॉग है और ये एक एंटीबायोटिक है, और एमिनोप्टेरिन क्या है, ये डी नोवो पाथवे का इनहिबिटर होता है, ठीक है। इसी वजह से अगर सेल्स को एमिनोप्टेरिन से ट्रीट कर दिया जाए तो डी नोवो पाथवे जो है यूज़ नहीं हो पाएगा, सेल्स उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे क्योंकि एमिनोप्टेरिन डी नोवो पाथवे को ब्लॉक कर देता है, ठीक। तो क्या होगा कि डी नोवो पाथवे अगर ब्लॉक होता है तो जो सेल है वो फुल्ली डिपेंडेंट हो जाएगा किससे, किस पे, HGPRT पे फॉर देयर सर्वाइवल। मतलब इस स्लाइड की समरी ये है कि जो माइलोमा सेल होते हैं उनमें HGPRT एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। और HGPRT एंजाइम बेसिकली जो साल्वेज पाथवे चलता है उसमें हाइपोजेंथीन एज अ प्रिकर्सर यूज़ किया जाता है, और सेल्स में दो पाथवे होते हैं, साल्वेज पाथवे जिसमें HGPRT एंजाइम यूज़ किया जाता है और दूसरा है डी नोवो पाथवे जिसमें टेट्राहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम यूज़ किया जाता है जिससे प्यूरिन की सिंथेसिस की जाती है, ठीक है। और अगर सेल्स को एमिनोप्टेरिन जो कि एक एंटीबायोटिक है और डी नोवो पाथवे का इनहिबिटर है उससे ट्रीट किया जाए सेल को, तो डी नोवो पाथवे ब्लॉक हो जाएगा और तो उसके बाद जो सेल्स हैं वो HGPRT पे ही कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाएंगी अपने सर्वाइवल के लिए, प्यूरिन की सिंथेसिस के लिए, ओके। तो चलिए अब हम टेक्निक डिस्कस करते हैं हाइब्रिडोमा की। तो सबसे पहले जो हाइब्रिडोमा टेक्निक है उसमें क्या लिया जाता है, बी सेल्स लिया जाता है, बी लिम्फोसाइट और माइलोमा सेल्स लिया जाता है। माइलोमा सेल क्या है, जब भी बी लिम्फोसाइट ट्यूमरस हो जाता है ना, तो जो ट्यूमर बी सेल्स होते हैं उनको माइलोमा सेल कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो कैंसरस बी सेल्स हैं उनको माइलोमा सेल कहते हैं और जो नॉर्मल बी सेल उनको बी सेल है उनको बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट्स और माइलोमा सेल्स का फ्यूज़न किया जाता है, ठीक है। और फ्यूज़न किस में किया जाएगा, फ्यूज़न के लिए यूज़ किया जाता है पेग, मतलब पॉलीएथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये फ्यूज़न मीडिया है और इस पेग में इन दोनों को फ्यूज़ किया जाता है। तो क्या हमें मिलता है, हमें 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं। ये ग्रीन वाला क्या है, ये बी सेल है, मतलब या तो बी सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर लें, ठीक है, या फिर
माइलोमा सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ कर लें, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि बी सेल और माइलोमा सेल फ्यूज़ कर लें, ठीक है। तो टोटल हमें देखिए कलर से डिफ्रेंशिएट हो रहा है, या तो बी सेल फ्यूज़ करे एक दूसरे के साथ तो ये ग्रीन कलर मिला हमें, बी सेल मिल गया। अगर माइलोमा सेल एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं तो हमें माइलोमा सेल मिलेगा, और अगर बी सेल और माइलोमा सेल एक दूसरे से फ्यूज़ करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, इन दोनों का हाइब्रिड मिलेगा, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का है ये है हाइब्रिड, और इसी को हाइब्रिडोमा सेल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अभी जो फ्यूज़न हुआ है ये नॉन स्पेसिफिक है, क्योंकि इसमें हाइब्रिडोमा भी है, माइलोमा भी है और बी सेल भी है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। जब हम सिलेक्शन करेंगे तब हमें मिलेगा हाइब्रिडोमा सेल, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हाइब्रिडोमा सेल चाहिए ताकि हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। तो जब हम फ्यूज़न करा लेते हैं और फ्यूज़न नॉन स्पेसिफिक होता है तब हमें करना होता है स्क्रीनिंग। हाइब्रिडोमा ऑब्टेन करने के लिए हमें स्क्रीनिंग करनी पड़ती है, और स्क्रीनिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैट मीडियम, ठीक है। हैट का मतलब, एच का मतलब हाइपोजेंथीन, ए का मतलब एमिनोप्टेरिन एंड टी का मतलब है थाइमिडीन, ठीक है। तो ये हैट मीडियम यूज़ किया जाता है हाइब्रिडोमा सेल के स्क्रीनिंग के लिए। अब क्या होगा कि ये जो नॉन स्पेसिफिक मैनर में फ्यूज़ की हुई सेल्स हैं जैसे कि माइलोमा सेल, बी सेल एंड हाइब्रिडोमा सेल, अब इनको ट्रांसफ़र किया जाता है हैट मीडियम में, क्योंकि हैट मीडियम में एमिनोप्टेरिन है, और एमिनोप्टेरिन क्या करता है, डी नोवो पाथवे को ब्लॉक करता है। और जो माइलोमा सेल है उसके पास क्या है, बेचारे के पास केवल डी नोवो पाथवे ही चलता है, एचजीपीआरटी तो है नहीं। तो अब क्या होगा कि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे ब्लॉक्ड, मतलब डी नोवो पाथवे ब्लॉक्ड, तो क्या होगा, एचजीपीआरटी इज इन एब्सेंट, माइलोमा में एचजीपीआरटी है नहीं और न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे ब्लॉक हो चुका है, तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स फेल टू गेट सिंथेसाइज, ओके। बट बी सेल में क्या होगा, बी सेल में भी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे ब्लॉक होगा, बट एचजीपीआरटी इज इन प्रेजेंट, जिसकी वजह से क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड गेट सिंथेसाइज्ड, ठीक है। अब माइलोमा सेल के बारे में बात करें, हाइब्रिडोमा के बारे में बात करें, तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस पाथवे तो इसमें भी ब्लॉक होगा, बट इसमें भी एचजीपीआरटी इज इन प्रेजेंट है क्योंकि बी सेल है। तो क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे। आप अगली स्लाइड देखिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। सॉरी, अभी देखिए हेड मीडियम में जब ट्रांसफ़र किया गया इन सेल्स को, तो जो माइलोमा सेल है उसमें क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स फेल्स टू गेट सिंथेसाइज, जिसकी वजह से सेल्स डाई कर जाएंगे। क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, डी नोवो पाथवे ब्लॉक कर दिया गया एमिनोप्टेरिन से, और साल्वेज पाथवे इसमें एचजीपीआरटी है नहीं, जिसकी वजह से जो माइलोमा सेल है वो डाई कर जाएगा क्योंकि न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस नहीं होगी। बट बी सेल में क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसाइज होंगे क्योंकि एचजीपीआरटी है। तो फिर भी जो सेल है वो डाई करेगी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि जो बी सेल है उसकी लाइफ स्पैन काफ़ी छोटी होती है, जिसकी वजह से जो सेल है वो न्यूक्लियोटाइड की सिंथेसिस के बावजूद भी लिमिटेड लाइफ स्पैन होने की वजह से डेड कर जाएगा। बट जो हाइब्रिडोमा है उसमें क्या होगा, सेल सर्वाइव करेगा, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस तो होगी ही जो कि बी सेल में भी हो रही है, लेकिन हाइब्रिडोमा की खास बात ये है कि ये किससे बना है, माइलोमा से और बी सेल से। तो इसमें माइलोमा सेल की भी प्रॉपर्टी है और बी सेल की भी प्रॉपर्टी है। माइलोमा की खास बात क्या है, ये इमॉर्टल नेचर का होता है, मतलब ये डेड ही नहीं होगा। यहाँ पे डेड क्यों हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोटाइड के सिंथेसिस को, जो कि एक ही पाथवे था, वो भी ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई। अगर वो पाथवे ब्लॉक नहीं होता तो माइलोमा इमॉर्टल ही रहता, ठीक है। तो स्क्रीनिंग इसीलिए की जाती है ताकि पाथवे ब्लॉक करने की वजह से माइलोमा सेल इमॉर्टल होने के बावजूद भी डाई कर जाए, और बी सेल की लाइफ स्पैन लिमिटेड होने की वजह से ये भी डाई कर जाए, और जो तीसरा फ्यूज़न कॉम्बिनेशन है हाइब्रिडोमा, हमें वो मिल जाए, ठीक है। तो सेल जो है सर्वाइव करेगा हाइब्रिडोमा में क्योंकि इसके पास माइलोमा की इमॉर्टल प्रॉपर्टी है, और साथ ही बी सेल जो है उसका एंटीबॉडी प्रोडक्शन प्रॉपर्टी भी है। तो अब ये सर्वाइव करेगा और इससे हमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ मिलेंगे, वो भी लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। इसीलिए इस टेक्निक को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये एक कंप्लीट डायग्राम है हाइब्रिडोमा टेक्निक का। देखिए, सबसे पहले जो माउस है उसमें एंटीजन को इंट्रोड्यूस किया जाता है
माउस को इम्यूनाइज किया जाता है। उसके बाद जो स्प्लीन सेल्स होते हैं इसके, उसको आइसोलेट किया जाता है, और स्प्लीन सेल्स में बहुत सारे बी सेल्स होते हैं। जो स्प्लीन सेल है बी सेल रिच होता है, तो वहाँ से बी सेल को आइसोलेट किया जाता है और फिर इसको ट्यूमर बी सेल मतलब माइलोमा सेल के साथ सॉरी फ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आफ्टर फ्यूज़न हमें क्या मिल गया? हाइब्रिडोमा सेल मिल गया। अब इस हाइब्रिडोमा सेल का और साथ ही साथ कुछ और भी जो माइलोमा सेल का फ्यूज़न मिला था हमें और बी सेल का, तो ये तीनों कॉम्बिनेशन रह गए। अब इनका सिलेक्शन किया जाएगा हैट मीडियम में, जिसकी वजह से माइलोमा सेल की डेथ हो जाएगी और बी सेल की भी डेथ हो जाएगी। बचेगा क्या? केवल हाइब्रिडोमा सेल बचेगा। अब हमने कर लिया सिलेक्शन, अब की जाएगी स्क्रीनिंग इस हाइब्रिडोमा की। उसके बाद हाइब्रिडोमा सेल का एक्सपेंशन किया जाता है एंड देन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, क्योंकि अब ये हाइब्रिडोमा सेल इमोर्टल हो गया है और इसके पास बी सेल की भी प्रॉपर्टी है, तो ये लार्ज क्वांटिटी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करता है। तो ये था हाइब्रिडोमा टेक्निक इन ब्रीफ। ओके, अब हम कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो यूज़ किया जाता है सम टाइप के कैंसर्स में। ठीक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये एप्लीकेशन इसका कि ये कुछ टाइप के कैंसर्स में यूज़ किया जाता है, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। साथ ही साथ ऑर्गन रिजेक्शन में भी इसका यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में यूज़ किया जाता है और पैथोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ जो प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है उसमें भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज़ देखा जाता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक हाइब्रिडोमा टेक्निक, साथ ही साथ उसका एप्लीकेशन। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। अपने अगले लेक्चर में मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इम्यूनोलॉजी के टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग, स्टे सेफ। थैंक यू।